हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम नवरात्रा स्पेशल सीरीज में बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी यानी कि आत्म कारागृह किस तरह से हमारी अपनी जो भी आइडेंटिटी है और साथ ही साथ जो हमारे लिए अलॉटेड कर्म है उनको बताते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है, वो ये कि कई बार नवांश के चार्ट के अंदर ग्रह किसी और ग्रह से युति बना लेगा, और जब हम कारकांश चार्ट में देखेंगे यानी कि जिसे आप अपना लगन की कुंडली मानते हैं उसके अंदर देखेंगे, तब वही ग्रह किसी दूसरे ग्रह से युति बना लेता है। ऐसे स्थिति में किस ग्रह की युति को किस तरीके से समझना है, ये पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये कि नवांश जो है वो एक्चुअल में हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि ये 9th हाउस यानी कि हमारे भाग्य और उस भाग्य के हिसाब से अलॉटेड कर्मा है। ऐसे स्थिति में नवांश कुंडली के अंदर जो भी ग्रह युति बनती है वो व्यक्ति के अंदर या तो कैपेबिलिटी बनती है या फिर कोई एक चैलेंज बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, या तो वो व्यक्ति की कैपेबिलिटी बनती है या फिर कोई एक तरीके से चैलेंज बनता है। ये ग्रह के ऊपर निर्भर हो जाता है। आपके सामने आज दो कुंडलियाँ रहेंगी। पहली कुंडली हम देखेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और एक कुंडली होगी एडोल्फ हिटलर की। यहाँ पे चंद्रमा जो है आत्मकारक ग्रह है, यहाँ पे शुक्र जो है वो आत्मकारक ग्रह है। शुक्र कहने के लिए बेनिफिक है, चंद्रमा भी कहने के लिए बेनिफिक है, इसलिए ऐसे डिसाइड नहीं करी गया कि कोई भी चीज़ बस नाम से बेनिफिक है तो वो बेनिफिक हो गई। वहाँ पे क्या इंटरनली कनेक्ट है उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि जब हम बात आत्मा के लिए कर रहे हैं तो आत्मा के लिए ना तो कोई मैलेफिक होगा ना कोई बेनिफिक होगा। यहाँ पे पहले शुरुआत करते हैं चंद्र कुंडली या चंद्रमा से अगर फोकस करने जाएं तो इस नवमांश की कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है। चंद्रमा आत्मकारक ग्रह होने की वजह से क्या क्या कंडीशनें बन सकती हैं। पहली कंडीशन, वेल्थ 4th हाउस होता है। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा 4th हाउस का जब लॉर्ड होता है तो मदरलैंड के लिए काम करने के लिए भी कई बार प्रेरित करता है। तीसरी कंडीशन, चंद्रमा यदि आत्मकारक ग्रह है तो व्यक्ति थोड़ा इमोशंस वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब आत्मकारक ग्रह बना तो सभी को पता है कि अटल बिहारी जी की छवि क्या थी, उसमें कुछ कहने की बात बचती नहीं, इमोशनल थे। अब इस चंद्रमा के साथ राहु का संबंध है। ठीक है, राहु के साथ यदि चंद्रमा नवांश के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है नेचुरल कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी बन रही है किसके टूवर्ड्स, राहु के टूवर्ड्स। राहु राजनीति या विदेश फॉरेन एलिमेंट को कनेक्ट करने वाला प्लेनेट है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, नवांश के 4th हाउस में यह कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ देश के साथ जुड़ के या समाज के साथ जुड़ के कार्य करने की बात होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, राहु की जब एलिमेंटल फोर्स आ रही है तो विदेश के तत्व जुड़ सकते हैं, राजनीति के तत्व जुड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन एक मंत्री पद को पाने के लिए यदि किसी को लगाओ या प्रधानमंत्री पद पाने के लिए किसी को लगाओ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कंडीशन, आत्मकारक ग्रह चंद्रमा शनि की राशि में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव कंडीशन, शनि के द्वारा कहीं ना कहीं वो गुरु से कनेक्टेड हैं यानी कि इष्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे पीछे वाले को देखते हैं इष्ट के लिए तो वो गुरु का संबंध आएगा, और शनि गुरु की एक राशि में जाके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इष्ट के साथ संबंध है, यानी व्यक्ति फोकस्ड है अपने टारगेट्स के प्रति। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब नवांश की दूसरी कैपेसिटी को देखिए। इस नवांश के अंदर पहले भाव में जो है वो शुक्र और मंगल मौजूद है। नवांश का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव ये व्यक्ति के लिए एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे शुक्र की मौजूदगी कलात्मक कैपेसिटी को दर्शाती थी। पहली कंडीशन, शुक्र की मौजूदगी नवांश के लगन में कलात्मक कैपेसिटी को दर्शाती थी। ऐसे लोग अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, अच्छे पोएट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव रहेगा। वहीं मंगल के होने के कारण एक मैनेजमेंट भी होगा। ठीक है, मिलिट्री भी है मंगल और एग्जीक्यूशन भी है मंगल। तो जब मंगल लगन के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वॉर स्किल्स तो होती हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चीज़ों को मैनेज करने की कैपेसिटी नेचुरली आती है। ये कंडीशंस उनके जो पूरा कार्यकाल है जिसमें कि माना जाता है सारी के सारे लोगों को, इतनी सारी पार्टियों को एक साथ लेकर भारत के अंदर चला पाना, तो वो जो मैनेजमेंट स्किल्स थी वो यहाँ से नेचुरली मिल के आ गई। अब मेजर फैक्टर जिस पे कि हमारी चर्चा है वो क्या,
मेजर फैक्टर चर्चा ये है कि आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के प्रभाव को वो अपने अंदर फेस या फील करेगा। शनि के साथ ना जुड़े, इसको ध्यान रखिएगा। शनि के साथ जब भी जुड़ता हुआ दिखा है तो शनि रोग का, दुख का कारक बना है। तो कई बार ऐसी कंडीशन में आत्मकारक ग्रह जब शनि के साथ जुड़ा है तो रोग या दुख भी जुड़े हुए नजर आते हैं। ठीक है, उससे हटकर जब वो ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ जुड़ता है तो वहाँ पे वो उन ग्रहों की चीज़ों के अपने अंदर मिश्रित कर लेता है, मिक्स कर लेता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो क्लियर हुई। राहु राजनीति और फॉरेन एलिमेंट्स है और बहुत सारे ऐसे मिशंस दिए गए हैं उन्हें जो विदेशों की तरफ जाके करने थे। किसके लिए? देश के लिए। 4th हाउस। अब इसी को कारकांश में देखिए। कारकांश में जो चंद्रमा है वो नीच राशि से नजर आते हैं, लगन के अंदर बैठे हुए थे, साथ ही साथ शुक्र के साथ नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लगन को भूल जाइए। कारकांश की कुंडली जब हम बना रहे हैं तो वो हमारे आत्मकारक जो है नवांश में जहाँ बैठे हैं उस राशि से बनेंगे। जब हमने इस राशि को यानी कि हम इस कारकांश को बनाते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहली कंडीशन, आत्मकारक ग्रह चंद्रमा 7th हाउस लॉर्ड बन रहा है। ठीक है, जो विवाह का स्थान है वहाँ का स्वामी बन रहा है और एक तरफ से नीच राशि स्थिति भी दिखा रहा है। नीच राशि से दिखने के बाद उसका नीच भंग होगा। नीच भंग क्यों होगा इसको समझते हैं। नीच भंग इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ है। जब कोई ग्रह ऐसे किसी ग्रह के साथ मिल जाए जहां पर कि वो उच्च होता हो तो भी नीच भंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर नीच भंग की संभावना पॉसिबल है, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि व्यक्ति ने क्यों विवाह की चीज़ों को अपने आप पीछे छोड़ दिया। अब मेजर फैक्टर देखिए, चंद्रमा क्योंकि आत्मकारक ग्रह है, आपकी कुंडली में जो भी आत्मकारक ग्रह होगा वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा। उसके बाद उसी भाव में बैठा हुआ कोई सा भी ग्रह होगा उसकी डिग्री आपके उस आत्मकारक ग्रह से कम ही होगी। यहाँ पर एक लौता ग्रह बैठा है शुक्र और उसकी डिग्री चंद्रमा की डिग्री से कम होगी। जब भी कोई ग्रह किसी ग्रह के पीछे बैठा होता है तो उसके प्रभाव से आगे वाला ग्रह भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में देखें तो जहाँ पे शुक्र का संबंध चंद्रमा के साथ आने पर क्या कंडीशन बन रही है? 10th हाउस के प्रति और 5th हाउस के प्रति। 5th हाउस यानी कि जनता की भलाई या जनता के टैक्सेस। 4th हाउस हम जनता के लिए देखते हैं तो 5th हाउस उसकी ग्रोथ के लिए देखेंगे, उससे आने वाले टैक्सेस के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है वो एक तरफ से 5th लॉर्ड, ठीक, और दूसरी तरफ से 10th लॉर्ड हो रहा है। 5वां और साथ ही साथ 10वां मतलब स्टेटस और 5वां भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी है। तो ये दोनों ही चीज़ें जब यहाँ मिक्स हो रही हैं शुक्र के रूप में तो वो आत्मकारक ग्रह को किसी ना किसी रूप में फोर्स कर रही हैं टुवर्ड्स स्टेटस और साथ ही साथ क्योंकि 5th हाउस है तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसको आप समझ पाएंगे। जो एक योजना आई थी कि जितने भी गांव 500 की जनसंख्या के हैं वहां तक सड़कें जानी चाहिए। ठीक है, भारत की आज़ादी से लेकर एक लंबे अंतराल तक यानी कि 1998 तक जो चीज़ें निचले ज़मीनी स्तर पे ना पहुंची हों उसे पहुंचा दिया जाए। उसमें से दो मेजर फैक्टर जो थे, एक था मोबाइल फ़ोन का, एक था रोड के नेटवर्क्स का। तो कहीं ना कहीं ये जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जनता को देख रहे हैं तो ये जनता से नेक्स्ट भाव उसके सुख की बात है। वो सारी चीज़ों को करने का जो एक फोर्थ फैक्टर बनेगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा। जब कभी भी जिस तरीके से कॉम्बिनेशन रीड हो रहे हो तो कारकांश से एक बार उसको उसी तरीके से रीड कर लीजिए कि वो जो ग्रह से संबंध बना रहा है वो क्या फैक्टर दिखाने की कोशिश करता है। तो ये तो हो गया अटल बिहारी जी की कुंडली का। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं हिटलर की कुंडली। हिटलर इवन दो कि शुक्र आत्मकारक को लेकर आए, लेकिन शुक्र आत्मकारक होकर दो कंडीशनों में फंसा हुआ है। कैसे? देखिए, 8 नंबर की राशि में शुक्र का बैठना शुक्र को और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव क्यों बना देगा? क्योंकि उसके पिछले वाले भाव का स्वामी वो खुद है, यानी अब वो खुद ही इष्ट के समान फल करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उसकी राशि में केतु जैसा ग्रह जाके बैठा हुआ है। केतु का मतलब है डिटैचमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस जो सोल है, जो आत्मकारक है, वो पूरी दुनिया से अपने आप में अलग स्थिति में कटा हुआ, अपने आप में जीने की स्थिति में आके। दूसरा फैक्टर देखिए, नेचुरल कैपेबिलिटी के अंदर बात करें तो शुक्र के साथ मंगल की मौजूदगी है। मंगल की राशि में मिलिट्री स्किल्स जो थी, मैनेजमेंट स्किल्स जो थी, वो नेचुरली गिफ्टेड थी। मिलिट्री स्किल्स और मैनेजमेंट की स्किल्स नेचुरली गिफ्टेड थी। शुक्र
क्योंकि यहाँ पे भी पंचम में बैठा है, तो थोड़ा सा कलात्मक कैपेसिटी जो है वो भी हिटलर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जोड़ के देखी जा सकती है। शुक्र क्योंकि आत्मकारक है, तो ऐसे स्थिति में रिलेशंस कहीं ना कहीं एक पार्ट प्ले करेंगे 7th और 2nd हाउस का फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से कार्य करेंगी। आत्मकारक ग्रह खुद अपने आप में इष्ट होगा क्योंकि उसके पिछले वाले भाव का स्वामी है, तो जो हमने मान लिया वो मान लिया। ऐसी स्थितियां कई बार ये पैदा करेगा। अब दूसरी कंडीशन, इस 8 नंबर से जब हम बनाएंगे कारकांश, तब देखिए शुक्र जो है एक तो वो छठे भाव युद्ध के भाव में जाके बैठा, पहली कंडीशन। दूसरा उसके जस्ट पीछे वाले प्लेनेट को लेकर, तो यहाँ पर मंगल जो है वो डिग्री वाइज शुक्र से कम है। ना सूर्य दिखाई देता है, ना बुध दिखाई देता है, मंगल दिखाई देता है। मंगल की ही राशि में बैठे और मंगल ही शुक्र को पीछे से बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है। आत्मकारक ग्रह जो है वो मंगल से प्रभावित है। अब मंगल यहाँ पे किन हाउसेस को रूल कर रहा है? सबसे पहले तो 1st हाउस को और दूसरा 6th हाउस को। कंडीशन यहाँ से फिर देख लीजिए, शुक्र चौथे भाव से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो 4th हाउस मदरलैंड है, सोसाइटी है, कर्मा उसके लिए था। यहाँ पे ये जो कर्मा अलॉटेड था उसमें मिलिट्री स्किल्स थी, इसलिए तो व्यक्ति बिल्कुल निचले स्तर से उठ के टॉप पोस्ट पोजीशन पे जाके बैठ गया। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी चीज़, यहाँ पे मंगल इस कारकांश में पहले और छठे भाव का स्वामी है। टारगेट क्या लेके चल रहा है? मदरलैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइव फोर्स फैक्टर है वो क्या है? 1st and 6th, अपनी यानी कि अपनी इमेज 1st हाउस को चलाना है और जरूरत पड़े तो उसके लिए युद्ध भी छेड़ देना है। कंडीशंस क्या रखी? कंडीशंस रखी मदरलैंड, यानी कि जर्मनी, और जर्मनी के पूरी की पूरी कंडीशंस को लेकर उस व्यक्ति ने अपने आप को पहले पोजीशन पे बिठाया और फिर उसने बोला कि जो मैं चाह रहा हूँ, यानी मैं से भी ज़्यादा मैं ही अहम हो गया। 1st हाउस कनेक्ट हो गया, तो अपनी अहमियत को इतने आगे तक ले गया कि मिलिट्री स्किल्स के साथ साथ वो जो फाइटिंग कैपेसिटी है उसी को उसने पूरी तरीके से झोंक दिया दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी आत्मकारक ग्रह कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है तो उसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर नवांश के अंदर बना रहा है तो वो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपकी स्किल्स हैं जिसे आप एक्वायर करके लेकर आते हो। लेकिन यदि कोई कॉम्बिनेशन आपके लगन कुंडली में बन रहा है, जो कि कारकांश बनाने के बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि लगन कुंडली में वो भाव स्वामित्व इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कारकांश में जो कंडीशन ले रहे हैं वो भाव स्वामित्व सीधे सीधे दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो भी प्लैनेट आत्मकारक के साथ बैठेगा और उसके इमीडिएट नेक्स्ट कम डिग्री में बैठेगा, इमीडिएट नेक्स्ट कम डिग्री का मतलब ये नहीं है कि वो अमात्य कारक होगा, उस भाव के अंदर जब वो बैठा है तब उस कंडीशन में उस ग्रह से कम डिग्री का होना आवश्यक है। वो जो प्लैनेट होगा जिसकी डिग्री कम है वो प्लैनेट एक्चुअल में उस आत्मकारक ग्रह को फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा अपनी तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कंप्लीट सोल्स हैं वो इंटरनली ड्रिवन होती हैं और वर्क करती हुई नज़र आती हैं। इस कारण से जब हम आत्मकारक के फैक्टर को देखते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है किस तरह से रिसोर्सेस अवेलेबल होंगी और वो रिसोर्सेस किन ग्राउंड से अपने आप को फोर्स फैक्टर बनाते हुए आगे मूव ऑन करेंगी। इस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल चार्ट्स को या इंडिविजुअलिटी जो है एक पर्सन की सेल्फ आइडेंटिटी है वो आत्मकारक वो किस तरीके से अपने आप को मूव ऑन करेगा ये देखा जाता है। दूसरी कंडीशन, ये क्वेश्चन बहुतों के दिमाग में हो सकता है कि क्या जो ये सेकंड प्लैनेट्स होते हैं ये पहले प्लैनेट को ओवररूल करेंगे? तो ऐसा नहीं है। कहा यह जाता है कि आत्मकारक ग्रह जो है वो राजा है, सबको चलना उसके अधीन है, लेकिन राजा जो है उसको उसके पीछे वाला प्लैनेट अपनी एनर्जी के द्वारा किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है, इसलिए वो अपनी जो चीज़ें चला रहा है वो इन सेकंड प्लैनेट्स के साथ किसी ना किसी रूप में कनेक्ट जरूर से जरूर हो जाया करती। इस कारण से जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशंस मिक्स होकर रिजल्ट्स करने लगते हैं। फिर से एक चीज़ और कह रहा हूँ, अगर कभी किसी भी कुंडली के अंदर मान लीजिए आत्मकारक ग्रह शनि से संबंध बना ले तो वहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। शनि एक तो रोग का कारक हो सकता है, दूसरा हार्ड वर्क का कारक हो सकता है। अगर शनि खुद ही आत्मकारक बन जाए तब भी जीवन के अंदर एक स्थिति रोग और दूसरा हार्ड वर्किंग कैपेसिटी दे सकता है। इसलिए उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर उसकी सिचुएशंस को समझते हुए ही किसी भी फाइनल डिसीजन की तरफ हमें जाना होता है।
धन्यवाद।